नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। और आपको पता है ये सीरीज़ हमने जो है वो कांस्टेबल भर्ती के लिए चलाई है। इसको हमने कांस्टेबल भर्ती ही नाम दिया है। इसका पार्ट 1 जो है वो डिस्कस हो चुका है। आज हम पार्ट नंबर 2 जो है उसका डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, एक सिंपल सा सुजेशन है आपको कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो एक तो ग्राउंड की तैयारी कीजिए। ग्राउंड के साथ साथ जो ल्यूसेंट अरिहंत की किताब कोई भी आती है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए जीके के लिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और दूसरा वही एचपी जीके के लिए बेसिक सी किताब पढ़ लीजिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत ही ज़्यादा एचपीजी के डेप्थ से पढ़नी है तो मिशन अलाइड फॉलो कर लीजिए। और कांस्टेबल के लिए ये सीरीज चलाई है। इसमें आपका पिछले कल भी हमने 500 जो लाइक्स था उनका टारगेट रखा था, वो आपने अचीव कर दिया। और आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर चल रहे हैं। आज हम पार्ट सेकंड जो है वो फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोलते हैं द फर्स्ट आर्म्ड पुलिस बटालियन वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर। तो पुलिस का एग्जाम है तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट आर्म्ड पुलिस बटालियन हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जो थी वो कब बनाई गई थी, किस वर्ष उसका गठन किया गया था? तो उसका गठन जो था वो 1971 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पुलिस के बारे में, हिमाचल की पुलिस के बारे में हम बात करते हैं। देखो, हिमाचल आपको पता है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो मिल गया था। अब पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया, परंतु जब हिमाचल प्रदेश बना था तो इसमें जो था वो एक ही पूरी जो एक ही रेंज जो था वो हुआ करती थी। वो रेंज शिमला हुआ करती थी और शिमला रेंज के तहत 12 डिस्ट्रिक्ट जो था वो आते थे। ठीक है जी। परंतु उसके बाद 16 फरवरी 1974 को कुछ चेंजेस किए गए। एक नॉर्दर्न रेंज बनाई गई जिसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में रखा गया। धर्मशाला में ये हेडक्वार्टर रखा गया। इसके तहत 7 डिस्ट्रिक्ट आते थे। एक चंबा डिस्ट्रिक्ट था, दूसरा ऊना था, तीसरा कांगड़ा था, चौथा मंडी था, पांचवां लाहौल स्पीति था, छठा कुल्लू था, सातवां हमीरपुर था। ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो था वो इसमें आते थे। और इस नॉर्दर्न रेंज को 1974 में बनाया गया था। और उसी तरह साउदर्न रेंज भी बनाई गई साथ में ही। साउदर्न रेंज में बाकी के 5 जिले जो था वो आते थे। ये 5 जिले थे शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर। ये 5 जिले यहाँ पर जो था वो आते थे। और 1986 में क्या हुआ, सेंट्रल रेंज बनाई गई। एक सेंट्रल रेंज जो बनाई गई उसका हेडक्वार्टर मंडी में रखा गया। और उसमें जो था वो क्या किया गया, 5 जिलों को रखा गया। और 5 जिले जो था वो कौन कौन से थे? मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर। ये 5 जिले वहाँ पर इसकी जुरिस्डिक्शन में जो था वो रखे गए थे। अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो 7 आर्म्ड पुलिस बटालियन जो है वो आती हैं। और उनमें से HPAP है और बाकी जो है बच जाती हैं वो 6 इंडियन रिजर्व बटालियन है। इंडिया की रिजर्व बटालियन है। अगर हम बात करते हैं जो पहली आर्म्ड पुलिस बटालियन यहाँ पर क्रिएट की गई थी वो 1971 में क्रिएट की गई थी। और ये जुनगा में जो था वो क्रिएट की गई थी 1971 में। ये आपने ज़रूर यहाँ से ध्यान रखना है कब ये फर्स्ट पुलिस बटालियन यहाँ पर क्रिएट की गई थी। तो इतना आपने जान लिया। पिछले कल ही हमने हिमाचल के DGP पढ़े थे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर नाम उनका याद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वंस द कैपिटल ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट। कहलूर जिसको प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर भी कहते हैं, बोलते हैं कौन जो है वो इनमें से कहलूर जो रियासत है ना, कहलूर रियासत की राजधानी कभी हुआ करती थी। देखिए जी, अगर हम कहलूर रियासत की राजधानी की बात करते हैं तो इनमें से जो है वो सुनहानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये कभी कहलूर की राजधानी जो था वो हुआ करती थी। फिर सुनहानी से कैपिटल को शिफ्ट किया गया और बिलासपुर में बनाया गया। बिलासपुर जिसको अभी आप बिलासपुर भी कहते हैं, और बिलासपुर शहर की स्थापना भी की गई। ये सारा का सारा शिफ्टिंग का जो सिनेरियो था, नया नाम रखने का सिनेरियो था, ये 1654 में जो था वो हुआ था। 1654 में राजा दीपचंद जो था वो हुआ करते थे। राजा दीपचंद जो था वो हुआ करते थे। और दीपचंद के कार्यकाल के दौरान 1654 में सुनहानी जहां पर बिलासपुर की कैपिटल हुआ करती थी, कहलूर की कैपिटल हुआ करती थी, उसको शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करके जो था वो उसको बिलासपुर में बनाया गया। और दीपचंद ने ये किया था। दीपचंद के कार्यकाल के दौरान ही जो था ये सब हुआ। और दीपचंद को जो था वो कांगड़ा के राजा ने धोखे से भोजन में विष देकर जो था वो मरवा दिया था। ये भी ध्यान रखना है। बिलासपुर स्टेट के वो कौन से राजा थे? प्रिंसली स्टेट के। अगर हम बात करते हैं कहलूर रियासत की, तो इसकी स्थापना वीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। वीरचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वीरचंद के द्वारा नैना देवी मंदिर की जो था वो नींव भी रखी गई। नैना देवी मंदिर की स्थापना भी करवाई गई और उसके नीचे अपनी राजधानी जो था वो वहाँ पर बनाई गई थी। अलग अलग राजा बिलासपुर के हुए। पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो राजा बिलासपुर के थे जो अकबर के समकालीन जो था वो हुआ करते थे। तो अकबर के समकालीन अगर कोई राजा थे तो वो थे राजा ज्ञानचंद। राजा ज्ञानचंद ने जो था वो सरहिंद के जो मुगल वायसराय थे उनके प्रभाव में आकर
इस्लाम धर्म को भी जो था वो अपना लिया था उस टाइम, ये पता होना चाहिए। और बिलासपुर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा आनंद चंद। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन हुआ तो बिलासपुर में ये नहीं मिलती है रियासत आकर, और इस रियासत के पहले मुख्य आयुक्त, बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त जो है वो राजा आनंद चंद को ही जो है वो बना दिया जाता है। फिर बिलासपुर बाद में चलकर 1 जुलाई 1954 को ये डिसाइड करता है कि हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में जाकर मिल जाएंगे, हमारा विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया जाए। तो उस तरह से जो था ये सब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हेन वर कोटगढ़ एंड कोटखाई एरिया ऑफ पंजाब ट्रांसफर टू हिमाचल। ये जो कोटगढ़ कोटखाई के जो क्षेत्र थे पहले जो था ये क्षेत्र कहाँ पर हुआ करते थे, ये पंजाब के क्षेत्र हुआ करते थे, इनको हिमाचल में स्थानांतरित किया गया। अब कोटगढ़ और कोटखाई को जो था वो हिमाचल प्रदेश में, ये 1950 की बात है। 1950 में क्या होता है, संजौली को जो था वो कोटखाई और कोटगढ़ और भरौली के बदले जो था वो 1950 में संजौली को, ये ध्यान रखिए, संजौली जो अभी शिमला में है उसको कोटगढ़ और कोटखाई के बदले जो था वो पंजाब के साथ मिला दिया जाता है। और एक महासू जिले का गठन फिर हुआ ही था। उसके बाद अलग अलग सिनेरियो होता रहा। हमें ये भी देखने को मिलता है कि शिमला शहर हो गया, संजौली हो गया, कंडा घाट हो गया, ये सब जो है वो 1966 को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे। 1972 को हिमाचल प्रदेश को ही हिमाचल प्रदेश के महासू जिले को फिर से पुनर्गठन इसका किया गया और एक शिमला जिला बनाया जाता है महासू से, एक सोलन जिला जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरह से हुआ था। शिमला का बड़ा ही अहम योगदान है हिमाचल के गठन में। देखो हम जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो उस टाइम 26 शिमला की रियासतें ऐसी थी, जो 26 पहाड़ी ऐसी रियासतें थी जिनको मिलाकर जो था महासू का गठन जो था वो किया गया था। और संजौली के बदले 1950 में कोटगढ़ और कोटखाई को जो था, अच्छा ये सारा सिनेरियो जान लिए, सारे सिनेरियो को अब याद भी रखना। साथ में ही हमने कल क्या पढ़ा था उसको भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि रिवाइज करने से ऐसा होता है ना कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है और भूलती भी नहीं चीज़ें। होता ऐसा है कि शिमला जो पहाड़ी रियासत हुआ करती थी इसके पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बने लेफ्टिनेंट रोज। लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा 1819 में जो था वो शिमला की सर्वप्रथम खोज जो था वो की गई थी। और उसके बाद 1822 में जो था वो जो चार्ल्स पेट कैनेडी थे उनके द्वारा शिमला में पहला पक्का मकान जो था वो बनवाया गया था और कैनेडी हाउस के नाम से ये विख्यात होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट थे। लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आने वाले पहले जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं। 1827 में जो था ये शिमला आए थे। 1827 में ये शिमला आए थे। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनी। 1864 के टाइम की बात है जब शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बना दिया गया था। अच्छा उस टाइम वाइसराय जो हुआ करते थे वो लॉरेंस हुआ करते थे, उनका नाम भी ध्यान रखना है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच मंथ इज थॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये थॉन फेस्टिवल जो है ना कहाँ पर मनाया जाता है, लाहौल स्पीति रीजन में मनाया जाता है। तो बोलते हैं कि ये थॉन फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। किस महीने में ये मनाया जाता है? ये अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहला क्वेश्चन की कब मनाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन की कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति रीजन में जो है वो मनाया जाता है थॉन फेस्टिवल। लाहौल स्पीति आपको पता है हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति के यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल देखिए। लाहौल स्पीति के जो इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल है उनमें तो एक तो थॉन फेस्टिवल जो है ये आ जाता है। ये जो थॉन फेस्टिवल है ये अप्रैल के महीने में जो होता है, एंड ऑफ विंटर में ये होता है। एक लद्राचा फेस्टिवल आता है, ये किब्बर में होता है, मुख्य रूप से किब्बर में होता है और ये जुलाई के महीने में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर फेस्टिवल होता है जिसको हालदा फेस्टिवल भी कहते हैं, ये तिब्बतीन न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्य रूप से फरवरी में ये सेलिब्रेट हो जाता है। और एक ग्यागो फेस्टिवल हो गया। ग्यागो फेस्टिवल जो है फेयरवेल होती है ओल्ड ईयर को और ये एंड ऑफ दिसंबर में जो है वो मना लिया जाता है। उसी तरह जो है वो एक नामगा फेस्टिवल होता है, ये जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। एक यावे फेस्टिवल होता है, यावे फेस्टिवल लाहौल स्पीति के जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहां पर मनाया जाता है। भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा की जाती है, जो वृद्ध पुरुष वहां के होते हैं, महिलाएं वहां की होती है और ये प्रोसेस जून के महीने में जो है वो होती है। दूसरी ओर आपने ये भी ध्यान रखना है यहाँ से
कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लाहौल स्पीति हिमाचल का इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा जिला है। इसका एरिया जो है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.84% जो है वो कवर करता है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की डेंसिटी के बारे में, कई बार क्वेश्चन रैंडमली पूछ लिया जाता है कि लाहौल स्पीति की जो डेंसिटी है वो कितनी है। लाहौल स्पीति की डेंसिटी जो है वो 2 है, वो भी ध्यान रखना है। साथ में ही पॉपुलेशन का क्वेश्चन एक बन जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो लाहौल स्पीति की कितनी है। तो देखो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं कि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन कितनी है, तो पूरे हिमाचल में सबसे कम पॉपुलेशन है। इसकी बेसिक एरिया ज़्यादा है, लगभग 31,564 ये इसकी यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की डेंसिटी हो गई, पॉपुलेशन हो गई, एरिया हो गया, इतनी सब चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखें। हर एक पॉइंट, ये छोटा छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये नीम भरी जा रही है। जो नीम होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, नीम जो घर की होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वैसे ही ये नीम भरी जा रही है और ये नीम जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एंड तक जो है वो आप अपने टारगेट को जो है वो खुद अचीव करेंगे। अगर ये सोचेंगे कि एकदम से सारी वीडियोस देख ली जाए, एकदम से देख तो लेंगे परंतु याद कैसे रखेंगे, ये याद एक प्रोसेस से ही होगा और उस प्रोसेस को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करना ही पड़ेगा। ये बात दवाई की तरह ही है, दवाई एक बार से ज़्यादा खा लेने से कभी ठीक नहीं होती, वो तो धीरे धीरे खाएंगे तभी जो है वो रोग को ख़त्म करेगी। ठीक है, तो वैसा ही पढ़ाई का भी है, धीरे धीरे करते रहेंगे तभी टारगेट को अचीव करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल ड्यूरिंग 1957। तो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो बनी थी उसमें बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जो था वो कौन थे 1957 में। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल 1957 में थे वो भागवत सोहता थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टेरिटोरियल काउंसिल का जब जिक्र हुआ ही है तो ध्यान रखना है कि टेरिटोरियल काउंसिल 1957 में सेटअप किया गया था और ये ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में जो था वो इसको सेट किया गया था। तो सेट किया गया था, ठाकुर करम सिंह थे जिनकी अध्यक्षता में इसको सेट किया गया था। अब फिर से वही बात है कि 1948 में हिमाचल का गठन हुआ। 1948 के बाद जो 4 जिले हुआ करते थे, 5वें नंबर का जिला बिलासपुर जो है वो बनता है। 1954 की बात है, बिलासपुर जुड़ता है। 1960 में 6ठे नंबर का जिला किन्नौर जुड़ता है। 1956 में ऐसा होता है बीच में कि हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है। अब पता चलता है कि हिमाचल में अलग अलग जिले जुड़े तो हिमाचल का एरिया भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ। तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे आते हैं जो ओल्ड हिमाचल में आते हैं, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे आते हैं जो न्यू हिमाचल में आते हैं। ओल्ड हिमाचल में जैसे चंबा हो गया, सिरमौर हो गया, किन्नौर हो गया, बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, ये ओल्ड हिमाचल में आ गए। न्यू हिमाचल में लाहौल स्पीति हो गया, हमीरपुर हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, ये न्यू हिमाचल में आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है ओल्ड हिमाचल न्यू हिमाचल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इस वीडियो का टारगेट भी यही है कि 500 लाइक पूरे कीजिए, अगला पार्ट हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। ये बस इसलिए है कि एक सहयोग आपका मिलता रहे और मोटिवेशन बनी रहे। तो 500 लाइक का टारगेट ही हम यहाँ पर रखेंगे, ज़्यादा नहीं है। 500 लाइक का टारगेट जल्दी से अचीव कीजिए और इस वीडियो से अगला पार्ट भी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। आगे बोलते हैं मदुराई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हमारे पास बहुत सारी नदियाँ हैं इंडिया में, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उन नदियों के किनारे अलग अलग शहर, अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो बसी भी हैं। वैसे ही बोलते हैं मदुराई किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। मदुराई जो है वो वाईगाई नदी है, एक वाईगाई नदी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इस नदी के किनारे स्थित है। ये तो हो गया सिंपल एक सिटी के बारे में, जो एक सिटी आती है, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो अलग अलग नदियों के किनारे स्थित है। और 1 नंबर का ये सीधा और बहुत ही सरल क्वेश्चन बनता है। सिटीज़ में बात की जाए तो सबसे पहले पटना जो है वो आ जाएगा। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। साथ में ध्यान रखना है आगरा हो गया, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, वैदिक नाम इसका काली नदी है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। अयोध्या जहाँ पर भगवान राम जी का मंदिर है, तो अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। कोटा हो गया, कोटा जो है राजस्थान में पड़ता है और ये चंबल नदी के किनारे जो है वो स्थित है। जबलपुर हो गया,
जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे जो है ये स्थित है। उज्जैन हो गया, बहुत बार पूछा गया है उज्जैन। उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे आता है, तो शिप्रा नदी है एक, शिप्रा नदी के किनारे जो है ये आता है। उसी तरह गुवाहाटी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आता है। नासिक हो गया, गोदावरी नदी के किनारे आता है। इसी तरह हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, बहुत ही आसान। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, वो तो पता ही है। तो ये अलग अलग आपने ध्यान रखना है कि कौन सा सिटी, कौन सी सिटी जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो आती है, कौन सी नदी के किनारे है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ सिटीजन कैन अप्रोच द हाई कोर्ट इफ ही हैज बीन डिनाइड फंडामेंटल राइट। तो बोलते हैं कि अगर किसी सिटीजन को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो हाई कोर्ट का दरवाजा वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो खटखटा सकता है। अगर उसको हाई कोर्ट जाना है फंडामेंटल राइट्स को लेकर तो वो आर्टिकल नंबर 226 226 नंबर आर्टिकल के तहत जो है वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। 226 नंबर आर्टिकल के तहत वो जाएगा हाई कोर्ट। और आर्टिकल नंबर 32 भी हम पढ़ते हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकता है। अब ऐसा होता है कि जब इन आर्टिकलों का इस्तेमाल किया जाता है तो हाई कोर्ट रिट भी जो है वो इशू कर सकता है। तो कितने टाइप की रिट होती है? रिट होती है 5 टाइप की रिट। जब आप बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, तब आपको पता होगा। नहीं पढ़ा है तो देखो 5 टाइप की जो रिट होती है उसमें कौन कौन सी टाइप की रिट होती हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 टाइप की रिट्स में एक तो हैबस कॉर्पस आता है, इसमें से एक मैंडावस रिट आती है, एक आती है प्रोहिबिशन रिट, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ प्रोहिबिशन रिट, ये रिट आती है। एक आती है क्यूओ वारंटो रिट, यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूओ वारंटो रिट। और एक आती है सेरिटोरियरी रिट, यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ CERITORARI, सेरिटोरियरी रिट। तो ये 5 तरह की रिट आती हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है वो आर्टिकल नंबर 32 को जो है वो बड़ी तवज्जो दी है और कहा है कि ये जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको कहते हैं, ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका दिल और उसकी आत्मा जो है वो कहलाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पता होना चाहिए। तो ये हमने जान लिया राइट्स के बारे में। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई जी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर तो ये बने थे, परंतु ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे? तो ये 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1977 से 1979 तक के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। इनको जो है वो भारत रत्न भी दिया जा चुका है और इनको पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला है, निशाने पाकिस्तान अवार्ड भी इनको मिला है। जनता पार्टी उस टाइम हुआ करती थी, जनता पार्टी से ये संबंध रखते थे। हम जो है चौधरी चरण सिंह का नाम भी पढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको जो है अभी 2024 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो चौधरी चरण सिंह कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? वो 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जो था वो फर्स्ट पर्सन थे जो साउथ इंडिया से थे और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से थे और प्राइम मिनिस्टर जो था वो बने थे। इनको भी अभी 2024 में जो है भारत रत्न दिया गया है। ये 9th प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1991 से 96 तक ये रहे थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज डिस्क्राइब्स। तो बोलते हैं एक इमेज, एक छवि जो होती है उसका संकल्प वर्णन करता है। तो रेजोल्यूशन जो है वो किस चीज़ को, इमेज की डिस्क्राइब करता है। तो रेजोल्यूशन साइज ऑफ द इमेज इन पिक्सल में जो है वो बताता है, इमेज की साइज को बताता है वो पिक्सल में कि कितना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। बहुत बार जब हम जो है वो एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तो उसका रेजोल्यूशन दिया गया होता है, कितने रेजोल्यूशन की होनी चाहिए, तो वो साइज ऑफ इमेज होता है, पिक्सल्स में जो है वो दिया गया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन रेयर जो है वो होते हैं, मतलब पढ़ने से कॉमन सेंस जैसे के क्वेश्चन है, परंतु एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हमारे पास कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अगर हम बात करते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस की, तो कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा ही नेगेटिव में होती है। कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव में होती है। इनको किस किस नाम से जो है वो जाना जाता है? अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी जो है वो कहते हैं। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो उसको कन्वर्जिंग लेंस भी जो है वो कहा जाता है। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस ध्यान रखना है आपने। साइज ऑफ इमेज के बारे में ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन के बारे में ध्यान रखना है। इतना याद रख लिया तो बहुत है एक एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज में जो एसिड यूज होता है वो कौन सा होता है?
पिछले कल भी हमने एसिड के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा था, आज फिर से एसिड के बारे में एक क्वेश्चन आया है। इसके पीछे की स्ट्रेटजी वही है कि आपका रिवीजन होना चाहिए। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं उनमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में आपने ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता है, परंतु हमारे पास ऐसे अलग अलग जो क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बन जाता है जो खट्टे पदार्थ होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनमें कौन सा एसिड आता है, उनमें सिट्रिक एसिड जो है वो आता है। एक क्वेश्चन वो बन गया। जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, उसमें जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो होता है, वो लैक्टिक एसिड है। जो चींटी के काटने से आंट स्टिंग जो होता है, चींटी जब काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ के जाती है, वो मिथेनोइक एसिड छोड़ के जाती है। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि ग्रेप्स अंगूर जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उनमें हमने टेरेटेरिक एसिड पढ़ा था। ये जो टेरेटेरिक एसिड है ये मैंने कल भी बताया था कि टेरेटेरिक एसिड जो है ये एसिड जो है वो पाया जाता है, जो इमली होती है उसमें भी यही एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से एसिड के ये अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एसिड अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एसिड जो है वो पाया जाता है। और जैसे ही जो कोई भी एसिड सुना फटाफट से लिख लिया ताकि उनके नोट्स जो हैं वो आपके पास तैयार रहें। वैसे हम क्यूज भी स्टार्ट कर देंगे अब डालना, व्हाट्सएप पर भी क्यूज डाला करेंगे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो की, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी पिन करके ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा हुआ है, तो वहाँ पर देख लेना। वो दोनों ग्रुप के लिंक आपको मिल जाएंगे, उन दोनों पर ही हमें ज्वाइन कर लेना। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है जी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप, कि शिमला का जो रेडियो स्टेशन है उसको कब सेटअप किया गया था। देखो पिछले कल हमने डीडी जो दूरदर्शन केंद्र शिमला का है उसके बारे में जाना था, शिमला का जो रेडियो स्टेशन है उसके बारे में जाना था। अब शिमला का रेडियो स्टेशन कब सेटअप किया गया था और कहाँ पर ये स्थित है वो मैंने कल बताया भी है। अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे जल्दी से कि कहाँ पर जो है ये स्थित है। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ज़रूरी है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम में हेल्प करती है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट होती है वो आपको मिल जाए। टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए। और कोई भी सुजेशन आपका होता है जहाँ से रिफॉर्म हम वीडियो में ला सकते हैं, या फिर इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस सेशन में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।